हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण। अगर आपके पास भी ये बुक है और आप BA ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करेंगे। अगर आपने ये बुक भी नहीं पढ़ी है तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाले होने वाले हैं। अगर आपने ये सारी वीडियोज़ देख ली तो आप ईजिली पास हो जाएंगे, बिना बुक पढ़े अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, क्योंकि इन वीडियोज़ में मैंने पूरे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये 2-3 पार्ट में हो सकती हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियो आए आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएँ। एंड लास्ट में एक मर्ज वीडियो होगी जिससे आप क्विक रिविज़न कर पाएंगे और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा, यूरो विकेंद्रवाद को परिभाषित कीजिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में यूरो विकेंद्रवाद को परिभाषित करना है और साथ में आपको तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इसका क्या प्रभाव है, इसकी विशेषता बतानी है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे परिचय से। परिचय में आप इस तरह से लिखेंगे, यूरो विकेंद्रवाद वह दृष्टिकोण है जिसमें यूरोपीय विचारों, मूल्यों, संस्कृति, इतिहास और अनुभवों को सार्वभौमिक मानक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत यूरोप के जो विचार हैं, मूल्य हैं, संस्कृति है, इतिहास है, अनुभव है, उनको सार्वभौमिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन दृष्टिकोणों में यूरोपीय समाजों को उन्नत, आधुनिक और श्रेष्ठ मानते हुए अन्य गैर यूरोपीय समाज की तुलना में उन्हें पिछड़ा या परंपरागत दिखाया जाता है। यानी इसके माध्यम से जो यूरोप के देश हैं उन्हें ही आगे और उन्हें श्रेष्ठ दिखाने का कार्य करते हैं, और जो पिछड़े हैं उन्हें परंपरागत या फिर अन्य पिछड़ा ही दिखाया जाता है, जो गैर यूरोपीय देश हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। यह विचार औपनिवेशिक युग के दौरान और उनके पश्चात विशेष रूप से मजबूत हुआ जब पश्चिमी राष्ट्रों ने अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को आदर्श मानते हुए बाकी दुनिया पर थोपने का कोशिश की। यानी देखिए, ये लोग क्या हैं, अपनी जो संस्थाएं हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें आदर्श मानते हैं और बाकी दुनिया पर थोपते हैं। किसके बाद? आधुनिकता के बाद। तो इसी वजह से ये स्टार्टिंग वहीं से मानी जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद का प्रभाव। अब हम देखेंगे जो हमारी तुलनात्मक राजनीति होती है उसमें यूरो केंद्रवाद का क्या प्रभाव है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यूरो केंद्रवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है, जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट है। किस तरह से? तो पहला हम देखेंगे पश्चिमी मॉडल को आदर्श मानना। किस तरह से पश्चिमी मॉडल्स को आदर्श माना जाता है? हर चीज़ में, क्योंकि जो यूरोप के देश हैं वो अपने आप को हमेशा एक आदर्श के रूप में देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की शुरुआत में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन मॉडलों के आधार पर ही अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने और मूल्यांकन करने की कोशिश की जाती है। यानी इन देशों को मॉडल के रूप में माना जाता है कि इन देशों की सबसे अच्छी सारी चीज़ें हैं। यानी ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की, इन सब की सबसे अच्छी चीज़ें हैं, राजनीति हो गई, आर्थिक हो गई, तो इन्हें मॉडल मान के अन्य देशों की तुलना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधुनिकता और विकास की परिभाषा। किस तरह से इसने आधुनिकता और विकास की परिभाषा दी है? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, यूरो विकेंद्रिक दृष्टिकोण के तहत आधुनिकता को पश्चिमी ढांचे जैसे पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र और औद्योगिकरण के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इस कारण विकासशील देशों के वैकल्पिक मॉडल या सांस्कृतिक विशिष्टताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और जो हमारे विकासशील देश हैं, जैसे कि हमारा भी देश है जो भी विकासशील है, तो इनके जो विकासशील मॉडल होते हैं, सांस्कृतिक जो विशिष्टताएं होती हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि हम हमेशा यूरोपीय देशों को ही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, औपनिवेशिक विरासत की उपेक्षा। किस तरह से औपनिवेशिक जो विरासत है उसकी भी ये उपेक्षा करता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे,
यूरो केंद्रित तुलनात्मक राजनीति में औपनिवेशवाद द्वारा पैदा की गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतुलनों की अनदेखी की गई। पश्चिमी संस्थाओं को स्वाभाविक मानकर उन्हें बाकी दुनिया पर लागू करने की कोशिश की गई, क्योंकि पश्चिमी जो देश हैं उनकी जो भी चीज़ें थी, चाहे उनका खान पान हो, रहन सहन हो, या फिर उनकी राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी को पूरी दुनिया पर थोपने की या एक ऐसे कहें कि लागू करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ज्ञान उत्पादन की असमानता। किस तरह से जो ज्ञान उत्पादन है उसकी असमानता है, इसमें आप लिखेंगे अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक दृष्टिकोण यूरो अमेरिकी विद्वानों द्वारा विकसित किए गए, जिसके दक्षिणी गोलार्ध के देशों का अनुभव हाशिए पर चला गया। स्थानीय ज्ञान प्रणाली और ऐतिहासिक संदर्भ को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। यानी देखिए, ज़्यादातर जो हमारे सिद्धांतकार होते हैं या फिर जो हमारे तुलनात्मक लोग होते हैं, वो यूरोपीय जो अमेरिका है या यूरोप के देश हैं वहीं पे ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जो दक्षिणी गोलार्ध के लोग हैं उनका जो इतिहास है या ये कहें उनकी जो नॉलेज है एक तरह से हाशिए यानी ख़त्म होने की कगार पर आ गई, क्योंकि हर चीज़ में जो परफेक्ट है वो यूरोप और अमेरिका के देशों के ये जो लोग हैं उन्हें माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे यूरोप विकेंद्रवाद की आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण। अब इसकी किस तरह से आलोचना होती है और इसकी किस तरह से वैकल्पिक दृष्टिकोण हम देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे समकालीन विद्वानों ने यूरोप विकेंद्रवाद की आलोचना करते हुए तुलनात्मक राजनीति में अधिक समावेशी, विविधतापूर्ण और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनाने की मांग की है, ताकि जो सभी चीज़ हैं या ये कहें सभी जो लोग हैं उन्हें समान देखा जा सके। जैसे कि पश्चिमेतर अनुभवों को महत्व, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राजनीतिक अनुभवों को स्वतंत्र संदर्भ में समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो एशिया के देश हैं, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इनके भी जो राजनीति है, इनके जो अनुभव हैं उनको भी शामिल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारंपरिक और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका। किस तरह से पारंपरिक और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका है। इसमें केवल पश्चिमी संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ग्राम पंचायत, जातीय व्यवस्था, आदिवासी प्रशासनिक प्रणाली जैसी संस्थानीय तंत्रों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि इन लोगों पर भी ध्यान दिया जा सके। जो ग्राम पंचायत है, जातीय व्यवस्था है, आदिवासी प्रशासन व्यवस्था है या प्रणाली है, उसको भी समझा जा सके। और जो हमारे सिर्फ पश्चिमी देश हैं उनसे ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा एक ही चीज़ को या फिर एक ही देश को केंद्र में नहीं रख सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे यूरो विकेंद्रवाद ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को लंबे समय तक प्रभावी किया, जिससे वैश्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक पक्षीय व्याख्या हुई। हालांकि समकालीन समय में तुलनात्मक राजनीति की विधियाँ और दृष्टिकोणों में विविधता आई है, जो कि यूरो विकेंद्रवाद की सीमाओं को चुनौती देकर अधिक समावेशी और बहुसांस्कृतिक विश्लेषण की ओर बढ़ गया है या बढ़ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत उपागम व्यवस्था, उपागम, संरचनात्मक, कार्यात्मक उपागम की चर्चा कीजिए। यानी इसके अंतर्गत मेनली आपको संस्थागत उपागम व्यवस्था, उपागम और संरचनात्मक, कार्यात्मक उपागम की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे संस्थागत उपागम। संस्थागत उपागम किस तरह से, पहले हम देखेंगे परिचय में आप लिखेंगे संस्थागत उपागम तुलनात्मक राजनीति का एक प्रारंभिक दृष्टिकोण है, जिसमें राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान, नौकरशाही के संगठन, कार्यप्रणाली और परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत जो हमारी संस्थागत उपागम है, इसके अंतर्गत हमारा जो संसद हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, संविधान हो गया, और संविधान की जो नौकरशाही संगठन होते हैं, कार्यप्रणाली होती है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है या इन सभी से ये रिलेटेड होती है। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे इन उपागमों का मूल उद्देश्य औपचारिक संस्थाओं की संरचना और उनके नियमों के आधार पर राजनीतिक प्रक्रिया को समझना है, ताकि औपचारिक रूप से सही सुव्यवस्थित रूप से सारी चीज़ों को चलाया जा सके। इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, पहला आप लिखेंगे राज्य की औपचारिक संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि ये औपचारिक चीज़ों से ही जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्थाओं को स्थिर और निर्णायक तत्व मानता है, क्योंकि ये जो है ये स्थिर होता है और निर्णायक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कानूनी और संवैधानिक ढांचे को विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत हम कानूनी चीज़ें और जो संवैधानिक ढांचा है उसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी सीमा में आप लिखेंगे
यह दृष्टिकोण अनौपचारिक क्रियाओं, संस्कृति और सामाजिक संस्कृति कारकों की उपेक्षा करता है, क्योंकि ये इनके अंतर्गत या इनके अंदर कार्य नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकासशील देशों में अक्सर संस्थाएं पश्चिमी मॉडलों की नकल करती हैं, पर उनका व्यवहारिक व्यवहार भिन्न होता है। यह उपागम उसे नहीं पकड़ पाता। यानी देखिए, जो एक तरह से जो नकल होती है उस चीज़ को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो विकासशील हैं बट वो पश्चिमी मॉडलों की ही नकल करते हैं या फिर उनकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं हर किसी की अपनी खूबी, अपनी एक स्पेशलिटी होती है जो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम किस तरह से, इसकी परिभाषा देखेंगे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे व्यवस्था उपागम डेविड ईस्टन द्वारा विकसित एक समकालीन दृष्टिकोण है, जिसमें राजनीति को एक खुली प्रणाली के रूप में देखा जाता है। यानी ये जो है ये डेविड ईस्टर द्वारा विकसित एक समकालीन दृष्टिकोण है, जिसमें राजनीति को एक खुली प्रणाली के रूप में देखते हैं, जो पर्यावरण से आवेदन यानी इनपुट प्राप्त करता है और निर्णय यानी नीति आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी इनपुट प्राप्त करेगा और आउटपुट देगा। ठीक है, इस तरह से ये इसको परिभाषित करते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है इसमें आप लिखेंगे यह राजनीति को एक जटिल, गतिशील और अंतःक्रिया प्रणाली में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नागरिकों को मांग और समर्थन को इनपुट और सरकारी निर्णय को आउटपुट माना जाता है। यानी जो नागरिकों की मांग होती है उसको इनपुट माना जाता है और जो सरकारी जो निर्णय होते हैं, ये सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको आउटपुट माना जाता है। क्यों? जब तक नागरिक मांग नहीं करेंगे, किसी चीज़ की मांग नहीं होगी यानी इनपुट नहीं होगा, तो उस चीज़ को बनाने या फिर उस चीज़ को निर्माण करने का क्या फ़ायदा। जब मांग होती है तभी तो कोई चीज़ आती है। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रणाली में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक की प्रक्रिया भी शामिल है, जो इसे गतिशील बनाती है। यानी जो भी हमारा आउटपुट निकल कर आया उसकी फीडबैक भी दी जाती है, जो इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाती है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे यदि किसी समाज में बेरोजगारी की समस्या हो तो लोग सरकार से नौकरी की मांग करेंगे, जो कि हमारा इनपुट हो जाएगा। सरकार अगर रोजगार योजना लाती है तो वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, और जनता संतुष्ट होती है तो यह हमारा सकारात्मक फीडबैक हो जाएगा। अब देखिए, जो फीडबैक है वो हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है, वो डिपेंड करता है सरकार की नीतियों पर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका महत्व में आप लिखेंगे यह उपागम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रियाओं को महत्व देता है। यानी ये चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक स्थिरता, परिवर्तन और नीति निर्माण को बेहतर समझने में मदद करता है। चाहे राजनीतिक स्थिरता हो या फिर परिवर्तन या फिर नीति निर्माण हो, सभी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। किस तरह से संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा में आप लिखेंगे यह उपागम गैब्रियल आलमंड और जेम्स ऑलमैन द्वारा विकसित किया गया था। यानी ये जो उपागम है ये इन दो व्यक्तियों द्वारा विकसित किया गया था। इसमें किसी भी राजनीतिक प्रणाली की संस्थाओं यानी संरचनाओं और उनके कार्यों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत मेनली तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है किसी भी राजनीतिक प्रणाली या फिर संस्था का। ठीक है, इसकी जो मुख्य अवधारणा है उनको देखेंगे। इसकी मुख्य अवधारणाओं के अंतर्गत आप लिखेंगे हर समाज में कुछ सामान्य कार्य होते हैं, जैसे राजनीतिक समाजीकरण, हित अभिव्यक्ति, निर्णय निर्माण, नियम कानून आदि। ये सभी ऐसे कार्य हैं जो सामान्य होते हैं, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण होता है, हित अभिव्यक्ति होता है, निर्णय निर्माण होता है, नियम कानून बनते हैं। ये सभी के कानून या फिर सभी की राजनीति में हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आगे आप लिखेंगे विभिन्न समाजों में इन कार्यों को करने वाली संरचनाएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे लोकतंत्र में कानून बनाने का कार्य संसद करती है, तानाशाही में यही कार्य कोई तानाशाह कर सकता है। यानी देखिए, हर किसी में ही कार्य होते हैं, लेकिन कार्य करने या फिर करवाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो वो संसद द्वारा करा जाएगा सारा कार्य, लेकिन अगर तानाशाह है तो किसी तानाशाह द्वारा ही या तानाशाही द्वारा ही किया जाएगा वो कार्य। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे मुख्य विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। मुख्य विशेषताओं में आप पहला लिखेंगे यह दृष्टिकोण क्रॉस कल्चरल तुलना की अनुमति देता है। यानी ये जो है ये क्रॉस
क्लास जो कल्चरल होती है उसकी तुलना की अनुमति भी देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं को समान महत्व देता है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों को समान महत्व देने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आधुनिक और पारंपरिक समाजों की तुलना में सहायक होता है, यानी ये हमारे आधुनिक हो गया या फिर हमारी जो पारंपरिक समाज है, दोनों की तुलना में ये सहायक कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे संस्थागत उपागम, व्यवस्था उपागम और संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम तुलनात्मक राजनीति को समझने के 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं, जो कि अभी हमने देखा तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है उसको समझने में। ठीक है, संस्थागत उपागम पारंपरिक और अनौपचारिक ढांचे पर केंद्रित है, यह हमारा पारंपरिक और अनौपचारिक ढांचे पर केंद्रित होता है। और जो हमारा व्यवस्था उपागम है ये राजनीतिक प्रक्रिया को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। ठीक है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम कार्य और संरचनाओं के संबंधों को समझने का एक लचीला और तुलनात्मक तरीका प्रदान करता है, जो कि एक तरह से तुलनात्मक या फिर ये कहें एक लचीली जो चीज़ होती है या लचीला जो सुझाव होता है वो प्रदान करने का कार्य करता है, ताकि उस चीज़ को अच्छे से समझा जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समकालीन समय में इन उपागमों को समन्वय प्रयोग तुलनात्मक राजनीति को अधिक व्यापक और गहराई से समझने में सहायक है। अब हम इन्हें अधिक व्यापक या फिर अधिक गहराई से समझने में ये व्यापक हैं, क्योंकि किस तरह से वो अभी हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आलमंड और पावेल की संरचनात्मक कार्यात्मक उपागमों की विभिन्न सीमाओं की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको आलमंड और पावेल जो है इनकी संरचनात्मक जो कार्यात्मक उपागम है उनकी विभिन्न जो सीमाएं हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। किस तरह से करनी है, चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम गैब्रियल आलमंड और बी जैक्स पावेल द्वारा विकसित एक तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की अवधि है। यानी देखिए ये जो है ये इन दो द्वारा विकसित एक तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की एक अवधि के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इस उपागम में के अनुसार किसी भी राजनीतिक प्रणाली की विभिन्न संरचनाएं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल आदि विशिष्ट कार्य करते हैं जो इस प्रणाली को स्थापित संतुलन प्रदान करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो ये प्रणाली है वो एक तरह से स्थापित हो पाती है और संतुलित जो है वो हो पाती है। ठीक है, इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है, लेकिन इसके बावजूद इस उपागम की कई महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। यानी देखिए ये जो है ये एक तरह से राजनीतिक प्रणाली में तुलनात्मक अध्ययन करता है, लेकिन इसके बावजूद ये उपागम और महत्वपूर्ण जो सीमाएं हैं उनको भी प्रकट करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम की सीमाएं, यानी जो हमारा संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम है इसकी क्या सीमा है। तो पहला आप लिखेंगे पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोण। किस तरह से आलमंड और पावेल ने जिन राजनीतिक कार्यों और संरचनाओं की चर्चा की है वह मुख्यतः पश्चिमी उदार लोकतंत्र पर आधारित है। यानी इन दोनों ने जितनी भी जो राजनीतिक कार्य या फिर संरचनाओं की चर्चा की है ज़्यादातर वो पश्चिमी जो उदार है या पश्चिमी जो लोकतंत्र है उन्हीं पर आधारित है। सारी चीज़ें पश्चिमी जो चीज़ें हैं उन पर ही आधारित इन्होंने चर्चा की है। जैसे जैसे इन मॉडलों को विकासशील देशों पर लागू किया गया यह स्पष्ट हुआ कि वहाँ की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता भिन्न है और यह मॉडल उन्हें पूरी तरह समझने की असमर्थ है। यानी देखिए जैसे जैसे इसे विकसित देशों पर लागू किया गया है तो ये विकासशील देशों का मॉडल, पर जैसे जैसे विकसित देशों पर लागू किया गया ये चीज़ सामने आई कि जो सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। वहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता है वो अलग है और वहाँ की अलग है, तो इस वजह से ये जो है ये एक तरह से समर्थन नहीं कर पाता। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए सांस्कृतिक भिन्नताओं की उपेक्षा। किस तरह से इसमें सांस्कृतिक भिन्नताओं की उपेक्षा है, इसमें आप लिखेंगे यह उपागम यह मानकर चलता है कि सभी समाजों में कुछ समान राजनीतिक कार्य होते हैं। यानी ये भी ये मानता है कि कुछ जो समान राजनीतिक कार्य हैं वो सभी में होते हैं, जैसे कि लेकिन यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक मूल्य, ऐतिहासिक विरासतों और परंपराओं की अनदेखी करता है। यानी देखिए ये तो मानता है कि हाँ सब में जो इक्वल चीज़ें वो होती हैं, लेकिन ये सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक मूल्य, ऐतिहासिक विरासत इन सभी को एक तरह से अनदेखी करता है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को प्रभावित करती हुई दिखाई देती हैं, और ये उस चीज़ को
अनदेखा कर देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अनौपचारिक संरचनाओं की उपेक्षा। किस तरह से ये अनौपचारिक जो संरचना है उनकी उपेक्षा करता है, इसमें आप लिखेंगे यह उपागम मुख्यतः औपचारिक संस्थाओं और संरचनाओं पर केंद्रित है। यानी ये जो है ये मेनली औपचारिक जो संस्थाएं हैं या संरचनाएं हैं उन्हीं पर केंद्रित है, और जो अनौपचारिक होती हैं उनको ये अनदेखा करता हुआ दिखाई देता है। विकासशील देशों में जाति, धर्म, समुदाय, स्थानीय नेतृत्व आदि जैसी अनौपचारिक संस्थाएं राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती हैं, जिन्हें यह उपागम पर्याप्त महत्व नहीं देता। यानी देखिए अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ जाति, हाँ आप अपने ही देश की यानी हमारे ही देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे देश में जाति हो गया, धर्म हो गया, समुदाय, स्थानीय नेतृत्व सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी राजनीति में। बट ये जो उपागम है ये इन सभी को ज़्यादा महत्व या फिर ये कहूँ इग्नोर करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक संघर्ष की अनदेखी। किस तरह से ये जो सामाजिक संघर्ष होता है उसकी अनदेखी करता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम समाज को एक संतुलित व्यवस्था मानता है जहां हर संस्था मिलकर काम करती है। यानी ये जो है ये संरचनात्मक कार्यात्मक जो उपागम है वो एक संतुलित जो व्यवस्था है उसको मानता है, जहाँ हर जो संस्थान है वो मिलकर कार्य करता है, एक तरह से अपना योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह वर्ग संघर्ष, वर्चस्व की राजनीति और शोषण जैसी वास्तविकताओं की अनदेखी करता है, जिससे मार्क्सवाद या असंघर्षवादी दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थापत्य और अत्यधिक बल। किस तरह से स्थापत्य और अत्यधिक बल को हम इसमें देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पहला आप लिखेंगे यह उपागम सामाजिक और राजनीतिक स्थापत्य बनाए रखने को प्राथमिकता देता है। यानी इसमें जो प्राथमिकता होती है वो सामाजिक और राजनीतिक जो स्थापत्य है उसको बनाना इसकी प्राथमिकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसके कारण यह परिवर्तनशील और क्रांतिकारी आंदोलन जैसे स्वतंत्रता संग्राम, लोकतांत्रिक आंदोलन आदि की व्याख्या नहीं कर पाता। इसी वजह से यही कारण है जो क्रांतिकारी आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है, लोकतांत्रिक आंदोलन है, उनकी ये व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निरपक्ष कार्य निर्धारण की समस्या। किस तरह से ये निरपक्ष जो कार्य निर्धारण है उनकी समस्या बनता है। इसमें आप लिखेंगे उपागम में यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक संरचना का एक निश्चित कार्य होता है। यानी सभी संरचनाओं का एक निश्चित कार्य है, तो हमें किसी भी कार्य में या किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना, परंतु वास्तविकता में एक ही संस्था कई कार्य कर सकती है। यानी अगर हम रियलिटी में देखें तो एक ही जो संस्था है वो कई कार्य करती हुई हमें दिखाई भी देती है, और कई संस्थाएं एक ही कार्य कर सकती हैं। इसे विश्लेषण जटिल हो जाता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक संस्था सिर्फ एक ही कार्य कर पाती है। इसी वजह से इसका जो विश्लेषण है वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, या हम जटिल देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे गैब्रिलियन, आलमंड और पावेल द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें राजनीतिक विश्लेषण को एक व्यवस्थित रूप दिया, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं। यानी देखिए इसने एक महत्वपूर्ण जो रोल है या एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो तो दी, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जो कि अभी हमने देखी क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी केंद्रितता, अनौपचारिक संरचनाओं की उपेक्षा और सामाजिक संघर्ष को अनदेखा करना, जो इसे विशेष रूप से विकासशील या गैर पश्चिमी समाजों के लिए एक सीमित विश्लेषणात्मक बना देती है। और यही सारी सीमा जो है ये इसे एक जो गैर पश्चिमी या फिर ये कहूँ जो विकासशील देश हैं उनके लिए विश्लेषणात्मक उपागम नहीं बना पाती है, उसके लिए सीमा उत्पन्न कर देती है। समकालीन राजनीतिक अध्ययन में इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक बहुआयामी और लचीले दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हम इन सभी को अच्छे से समझ सकें, इन सभी को अच्छे से समझकर अपना जो विकास है वो कर सकें। एंड आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो को हम यहीं रखेंगे, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, स्टिल यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी नोट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसकी मेम्बरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।